इंडिया की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है और उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एम लक्ष्मीकांत। अच्छी बुक है, कंसेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है। कभी कभी दिक्कत उसमें यह होती है कि कॉन्सेप्ट्स को समझा कैसे जाए या उसके फैक्ट कैसे याद किए जाए। तो मैं लक्ष्मीकांत के हर एक चैप्टर को उठाऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्चुअली, उसकी बारीकियों को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो फैक्ट्स हैं 90% फैक्ट कैसे याद रखे जा सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई। माय नेम इज रवि जैन एंड हियर वी मेक ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल एंड क्लियर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत और उसका पहला जो चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले हिस्टोरिकल ब्रिटिश रूल था, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो एक बार हम देखते हैं कि ब्रीफ टाइमलाइन क्या था। ये ब्रीफ टाइमलाइन है ब्रिटिश पीरियड की। तो कुछ डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ेगी। एक तो 1600 याद रखना पड़ेगा। 1600 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है एलिजाबेथ की तरफ से, क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से। और चार्टर की कंडीशन क्या है? उसे ट्रेड मोनोपोली, यानी वो एक प्राइवेट कंपनी है, केवल उसी को एक अधिकार रहेगा कि वो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सके। यानी बाकी यूरोपियन कंपनी है, बाकी ब्रिटिश कंपनी है, वो कभी उस पर ट्रेड नहीं कर पाएगी। और ये ट्रेड मोनोपोली कब तक रहेगी? 1813 तक, 1813 तक। और 1833 में कंप्लीटली एंड हो जाएगी। तो 1600 में चार्टर मिलता है ट्रेड मोनोपोली का, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट का, और वो 1813 में जाकर खत्म हो जाता है, यानी बाकी कंपनियों को भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये ट्रेडिंग मोनोपोली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट 1600। तो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट इन इंडिया 1600। सेकंड जो ईयर है वो है 1750, यानी 1750। इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, कैपिटलिज्म में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी प्राइवेट कंपनीज आती है। अब उन प्राइवेट कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, वो डिमांड करते हैं कि भाई केवल एक ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसी को क्यों एक्सक्लूसिव राइट दे रखे हैं, हमें भी चाहिए। तो वो धीरे धीरे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला ये। तो 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। सेकेंड इज 1765। सेकेंड इज 1765, 1765, जहां बक्सर के युद्ध के बाद EIC को मिलता है दीवानी राइट। अब दीवानी राइट मिलने से क्या हुआ कि जब आपको टैक्सेशन की पावर मिलती है कहीं पर भी, तो वहां पर आपको सोवरेन फंक्शन मिल जाता है, तो आप टेरिटोरियल पावर बन गए। ठीक है, तो पहला तो यह है कि बाकी कंपनियां डिमांड कर रही थी कि उनको कंट्रोल किया जाए, उनके अफेयर को रेगुलेट किया जाए, और साथ ही साथ EIC जो है टेरिटोरियल पावर बन गई। जब आप टेरिटोरियल पावर बन जाते हो तब आप गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के रूप में लेकिन जैसे रिलायंस है, चाइना जाती है और धीरे धीरे टेरिटरी एक्वायर कर लेती है, बीजिंग एक्वायर कर लिया उन्होंने और उस पर टैक्सेशन की पावर आ गई। नाउ इंडियन गवर्नमेंट विल ट्राई टू कंट्रोल द रिलायंस बिकॉज इट इज नो मोर ट्रेडिंग कंपनी, इट हैज बिकम ए टेरिटोरियल पावर। 1765। अब 1765 के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया EIC को कंट्रोल करना। तो कुछ कंट्रोलिंग लेजिस्लेशंस जिन्हें कहा जाता है वो लाए गए। तो इस पीरियड से लेके 1947 तक के पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 1857 से पहले का पीरियड जिसे कंपनी रूल कहा जाता है, और 1857 से बाद का पीरियड जिसे क्राउन रूल कहा जाता है। यानी कंपनी ने रूल किया, EIC ने, इसलिए कंपनी रूल, और बाद में जब क्राउन डायरेक्टली रूल करने लगेगा इंडिया पे, उसे क्राउन रूल कहा जाएगा। तो कंपनी रूल 1773 से 1857 और क्राउन रूल 1857 से 1947। इनकी डिटेल देखेंगे कि इनको क्यों क्लासिफाई किया, पहले क्राउन रूल क्यों नहीं था, बाद में क्राउन रूल क्यों कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये आपको ब्रीफ टाइमलाइन समझ में आई होगी। 1600 चार्टर फॉर एक्सक्लूसिव राइट, देन 1750 अदर कंपनी केम, they were demanding to control on EIC by British government। फिर 1765 आता है, 1765 दीवानी राइट और टेरिटोरियल पावर। फिर आते हैं कंट्रोलिंग लेजिस्लेशन।
जो 1773 से स्टार्ट होते हैं और जाते कहाँ हैं 1853 तक, और फिर लास्ट में आता है क्राउन रूल जो 1857 से स्टार्ट होता है और 1947 तक जाता है। तो ये तो था ब्रीफ टाइमलाइन अबाउट हिस्ट्री। अभी हमने देखा कि 1765 में जब दीवानी राइट मिला तो उसे टेरिटोरियल पावर बन गई वो। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, बिकॉज एक टेरिटोरियल पावर बन गई। वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब टेरिटोरियल पावर भी बन गई, ट्रेडिंग भी कर रही है और एक पॉलिटिकल फंक्शन भी कर रही है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे स्टार्ट किया रेगुलेट करना। तो उसी सिचुएशन में पहला जो एक्ट आता है, पहली बार जो एक्ट आता है, उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या किया उन्होंने, EIC को टेरिटोरियल पावर रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, पावर। अब जब कोई टेरिटोरियल पावर बन जाता है तो वो स्टेट के फंक्शन एक्वायर कर देता है। यानी स्टेट के पास 4 एलिमेंट होते हैं, एक तो टेरिटरी, एक गवर्नमेंट, एक पॉपुलेशन एंड एक सोवरेनिटी। 4 आ जाते हैं, 4 फैक्टर्स हैं जो मॉडर्न स्टेट के फंक्शंस होते हैं। अब आपने जब टेरिटरी एक्वायर कर ली तो वहां पर गवर्नमेंट बनाना जरूरी हो जाता है। Once you acquire territory, then you acquire this function of state, and state cannot run without formation of government. तो 1773 में बनती है पहली बार गवर्नमेंट। अब जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर की, उसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो सबसे पहली बार एग्जीक्यूटिव बनती है यहाँ पे। अब एग्जीक्यूटिव को समझना हो तो आज के जो पीरियड में जो गवर्नमेंट होती है वो होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो यही होती है। अब जो हेड होगा उससे बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB। ठीक है, तो वो हो गया PM, जो आज के कंटेक्स्ट में देखें क्योंकि समझना आसान हो जाता है आज के कंटेक्स्ट में। और उसकी काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4 मेंबर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हो गए। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 की काउंसिल थी। तो ये गवर्नमेंट हो गई, यानी एग्जीक्यूटिव हो गई। ठीक है, और पहली बार इसका नाम क्या था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट में सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। सेकंड कंपोनेंट होता है लेजिस्लेचर, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेचर नहीं बनाई, यानी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था। तो लेजिस्लेचर कब आई, लेजिस्लेचर पहली बार आती है 1853 में। अब कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, ऐसे कंपैरेटिवली याद रखना है कि ये चीज कब आई, ये चीज नहीं तो ये चीज कब आई, ऐसे ही फैक्ट्स को याद रखना पड़ेगा। ऐसे फैक्ट याद भी हो जाते हैं। तो 1773 में क्या है, 1773 में एग्जीक्यूटिव आती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन जब होता है तो एग्जीक्यूटिव आती है, लेजिस्लेचर नहीं आती। लेजिस्लेचर आती है 1853 में। याद हो गया ये कि लेजिस्लेचर कब आती है और एग्जीक्यूटिव कब आती है। फिर आता है तीसरा कंपोनेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी में इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में, जो कि 1774 यानी 1 साल बाद में आएगा। ठीक है, और उसमें एक CJI था प्लस 3 जज थे। ये जुडिशरी हो गई। यानी उसने जब टेरिटरी एक्वायर की तो टेरिटरी एक्वायर करने के बाद में 3 ऑर्गन बनते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर नहीं बनता है, लेजिस्लेचर कब बनता है, फिर 1853 में, और एग्जीक्यूटिव बनता है उसमें जो PM कॉम होता है, उसमें GGB और उसकी काउंसिल की 4 मेंबर की। ठीक है, ये हो गया, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया। अब जाते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब धीरे धीरे जब वॉर्स हो रहे थे, सिख वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया, मैसूर वॉर हो गया, तो अब इंडिया की टेरिटरी क्या बिखरी हुई थी। इसलिए इंडिया की टेरिटरी को सेंट्रलाइज करना जरूरी था। एक सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी होती है, क्योंकि अदरवाइज टेरिटरी क्या बिखर जाती है। तो इसलिए सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया 1773 में। यानी जो बंगाल है और बाकी के प्रोविंस क्या है, मद्रास और बॉम्बे, तो उनको इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। ये सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, और ये सेंट्रलाइजेशन चलते चलते पीक पे पहुंच जाएगा जब 1833 आएगा, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम क्या बोलने लग जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ, 1773 से, और पीक पे कब चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा 1833 पे। फिर जब क्राउन रूल आएगा तो क्या होगा, 1861 से उसको डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर देंगे, शुरू कर दिया, और उसका पीक कब आएगा डिसेंट्रलाइजेशन का, जब 1935 आएगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट आएगी,
स्टेट ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी। तो सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड याद रखना है, चीजें ऐसे ही याद होगी ट्रेंड से, कंपैरिजन से, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है कि बाकी जो कंपनी थी वो डिमांड कर रही थी कि इन पे रेगुलेट कैसे किया जाए, और दूसरी बात टेरिटोरियल पावर भी बन गई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेसेसरी हो गया था उसको रेगुलेट करना। अब इसे रेगुलेट कैसे किया जाए, उन्होंने कहा कि कंपनी के 3 अफेयर हैं, रेवेन्यू आर, सिविल सी एंड एम, मिलिट्री, यानी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस, 3 फंक्शन है। तो इनके बारे में आपको रिपोर्ट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कैबिनेट को। तो इस हिसाब से सुपरविजन में आ जाती है कंपनी, और जब सुपरविजन में कंपनी आती है तो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती है। तो ये शुरुआत की थी 1773 के एक्ट में। चलो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं इस एक्ट में क्या होता है। सबसे पहले इस एक्ट में ये होता है कि टेरिटोरियल पावर रिकॉग्नाइज की जाती है। फिर जब टेरिटोरियल पावर आती है तो गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट बनती है उसकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव बनती है जीजीबी +4, लेजिस्लेचर नहीं बनती है। लेजिस्लेचर कब बनती है? 1853 में। और जुडिशरी बनती है कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट 1774, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। सेंट्रलाइजेशन का पीक कब जाता है? 1833 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोल देंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर लास्ट में क्या आता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, आरसीएम अफेयर में उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। आई होप याद हो गया होगा। अब जाते हैं अपन सेकंड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक चीज मैं डिस्क्लेमर के तौर पे यहां बता दूं कि एक्ट बहुत सारे थे, जैसे एक 1781 में आएगा, एक 1786 में आएगा, लेकिन 6 एक्ट अपन कंपनी रूल के कर रहे हैं, 6 क्राउन रूल के कर रहे हैं, तो 12 एक्ट में अगर 5 भी प्रोविजन याद करते हैं तो 60 प्रोविजन हो जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसमें अपन मॉडर्न हिस्ट्री के पर्पज से नहीं देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में जाएंगे तो काफी प्रोविजंस हो जाते हैं जो आप स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। अब चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे। तो पहली बार 1773 में ये रिकॉग्नाइज किया कि ये ईआईसी की टेरिटरी है, यानी ईआईसी टेरिटोरियल पावर बन गई। तो इसकी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या हो सकती है कि ये जो टेरिटरी है आप ब्रिटिश पोजीशन है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप पजेस कर रहे हैं, ये ब्रिटिश पोजीशन है। कंपनीज टेरिटरी आर ब्रिटिश पोजीशन, यानी 1773 में तो उसको टेरिटोरियल पावर माना, और अब उसको मान गया कि ये ब्रिटिश पोजीशन है, यानी कब्जा कर लिया सरकार ने उस पर, ठीक है। अब कोई भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस बीजिंग में जाती है और वहां पे ट्रेड करने के लिए जाती है, तो एक तो हर कंपनी का एक ट्रेडिंग फंक्शन होता है, ठीक है। अब मान लो उन्होंने बीजिंग पे कब्जा कर लिया, तो टेरिटोरियल पावर बन गई। इट मींस अब उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो 2 पार्ट बन गए कंपनी के, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग फंक्शन है उस पे तो कंपनी का ही अधिकार है, ईआईसी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी। तो यहां पहली बार कंपनी के फंक्शंस को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया कॉमर्शियल फंक्शंस एंड सेकंड इज पॉलिटिकल फंक्शन, यानी कॉमर्शियल जिसमें आप ट्रेड करते थे, और पॉलिटिकल जहां एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस करेंगे, वोट्स करेंगे, ट्रीटी करेंगे। तो 2 पार्ट्स हो गए। अब कॉमर्शियल फंक्शन तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे, और पॉलिटिकल फंक्शन कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पर ये ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई, डबल गवर्नमेंट आ गई। कंपनी के फंक्शन कॉमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन डायरेक्टर संभालेंगे कंपनी के, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैबिनेट है, 4 कैबिनेट मेंबर होते हैं, और अभी डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट अब डायरेक्टली उसके जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री फंक्शन है वो डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गई, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में ये होता है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये कि जो जीजीबी +4 थे यहाँ पे, वो जीजीबी +3 हो गए, ठीक है। अब अपन जाते हैं कि एक्चुअली बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। तो मैंने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम रहेगा? आरसीएम अफेयर्स हैं जो स्टेट में, इंडिया में, उनको कंट्रोल करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा, रेगुलेट करेगा, तो आरसीएम अफेयर को, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे, वो कंट्रोल कर रहे थे। यानी 1773 में तो उसको टेरिटोरियल पावर माना,
और उनको सुपरवाइज करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, टेरिटोरियल पावर नहीं है, ये ब्रिटिश पोजीशन है, तो आप ट्रेडिंग फंक्शन आप अपनी कंपनी अपने हिसाब से करिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ब्रिटिश कैबिनेट करेगी, सुपरवाइज करेगी, रेगुलेट करेगी, डिस्पैचेज को रेगुलेट करेगी। तो दोनों में डिफरेंस आ गया है। ये था पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एक्ट पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक तो ये चीज है कि 1600 में इसको चार्टर मिल गया था ट्रेड मोनोपोली का। अब 1773 से हर 20 साल के लिए उसका चार्टर को एक्सटेंड कर दिया जाता था। जैसे 1773, फिर आता है 1793, फिर आता है 1813, फिर आता है 1833 और फिर आता है 1853। तो हर 20 साल में एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए अगला एक्ट है 1793। कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं इसमें, बस इसमें यह है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अभी जो 1784 में बना ना ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका जो पेमेंट है वो इंडिया के रेवेन्यू से आएगा। इसका पेमेंट इंडिया के रेवेन्यू से आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल है GGB+3, इसमें क्या है कि इसे डिसीजंस लेने में काफी दिक्कत आती थी। डिसीजन लेने में काफी दिक्कत आती थी, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे को वीटो पावर चाहिए। ये भी अगला स्टेप है सेंट्रलाइजेशन की तरफ से, वीटो पावर चाहिए। तो इसको वीटो पावर मिल गई स्पेशल केसेस के लिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर। और एक चीज ये होती है कि सेंट्रलाइजेशन का दौर चल ही रहा है, 1773 से स्टार्ट होता है और 1833 तक बिल्कुल पीक पे चला जाता है। तो इसमें ज्यादा पावर दे दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अदर प्रोविंसेस, जैसे बॉम्बे, मद्रास प्रोविंस। ठीक है, तो ये एक्ट हो गया। 1793 के एक्ट की स्पेशल फीचर क्या है कि जो BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका पेमेंट इंडिया के रेवेन्यू से जाएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर मिल जाती है। और तीसरा फीचर ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, GGB है, उसको मोर पावर मिलती है मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से। ठीक है, 3 एक्ट हो गए हमारे अभी तक। अब चलते हैं 19th सेंचुरी में, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी बताया था कि 1600 में पहली बार ट्रेड मोनोपोली का चार्टर मिलता है और एक्सरसाइज करते करते 1813 आ जाता है। बाकी कंपनियां जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी टांग खींच रही थी कि इन पे कंट्रोल करो, इन्हीं को क्यों राइट है, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट इन्हीं को क्यों है, EIC को, हमको भी होना चाहिए। तो इसलिए उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी, एबोलिश्ड EIC ट्रेड मोनोपोली, यानी उसका जो एकाधिकार था कि वही कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है, वो अब खत्म हो गया। एक्सेप्ट 2 चीजें, इसको याद रखना है, चाइना टी से, यानी चाइना के साथ जो व्यापार होता था, ट्रेड होता था, प्लस टी यानी चाय के व्यापार। इसमें बाकी सारे जो फीचर्स हैं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए और क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया, ये सब चीज़ें हिस्ट्री के फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इंडियन पॉलिटी के, तो इसलिए मैंने उसको ओमिट कर दिया। तो 1813 का जो एक्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट एक्ट है और इसमें ये समझना पड़ेगा कि अब ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म हो चुकी एक्सेप्ट टू चाइना एंड टी। ठीक, अब आते हैं अगला एक्ट 1833 और 1853। 2 एक्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब 1833 कंपनी के 2 फंक्शन है, एक ट्रेडिंग फंक्शन और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ट्रेडिंग फंक्शन कंप्लीटली बंद कर दिए गए, यानी उसको जो ट्रेड में काम करना था वो खत्म हो गया, यानी कॉमर्शियल बॉडी, EIC एज ए कॉमर्शियल बॉडी खत्म हो गई। अब कॉमर्शियल बॉडी रही नहीं, तो अब क्या रही, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये सबसे पहला रूल हो गया। अब दूसरा बात, जैसे सेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने कई बार बताया कि सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट होता है 1773 से और होते 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 पीक पे चले जाता है 1833 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसका नाम देखिए ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अब बोलेंगे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी अब वो इंडिया का एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो बाकी जो है मद्रास है, बॉम्बे है, प्रोविंस है, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया कंप्लीटली इनके, यानी यूनिट्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये होता है पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो जो GGB था, गवर्नर जनरल, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि ट्रेंड्स को ध्यान रखिए, सेंट्रलाइजेशन कब आ रहा है, कब पीक पे जा रहा है, कब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इन पीक से आपको एनालिसिस, यानी आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब एक चीज है कि ये जो बार बार डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है उसको एक साथ देख लेते हैं एक बार।
तो सबसे पहले आता है 1773 यानी जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग आता है, हेस्टिंग। फिर इसका डेजिग्नेशन 1833 में चेंज होकर क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल तो वही रहता है और इंडिया कौन बनता है, बेंटिक। नेक्स्ट स्टेप में कब होगा, 58 में, उसको क्या बोल देंगे, वायसरॉय, कैनिंग। ठीक है, फिर जब आजादी हो जाएगी तो 1947 में उसको वापस क्या बोलने लग जाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन बनेगा, माउंटबेटन, फिर कौन बनेगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये ट्रेंड एक साथ याद रखना है कि 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1858 वायसरॉय और 1947 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 डेजिग्नेशन है, वो याद रखना है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1833 में सबसे पहले तो इंडिया को सेंट्रलाइज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपन क्या बोलने लग गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसकी पावर, उसकी जब इंडिया को अपन ने सेंट्रलाइज कर दिया तो सारी पावर है, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ठीक है, तो पावर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री। अब यूनिटरी गवर्नमेंट मैंने बता दिया कि सेंट्रलाइजेशन का पीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का पीक है तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया, यानी लेजिस्लेशन की पावर किसके पास चले गई, गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, जीजीआई के पास में। और बाकी जो यूनिट्स हैं, मद्रास है, बॉम्बे है, इनके पास में लेजिस्लेटिव पावर कोई नहीं रही, लॉ नहीं बना सकते, केवल प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेशंस को। अब 1833 में हमने ट्रेड मोनोपोलीज की एंड कर दी, यानी बाकी यूरोपियंस का इमिग्रेशन अलाउ कर दिया, यानी बाकी कंपनी आ सकती है इंडिया में, यूरोपियंस आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन ऑन ईयू इमिग्रेशन। अब यहां से स्टार्ट हो गया यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि कोई भी आ सकता है यूरोपियन का। अब तो आपके पास ट्रेड एक्सक्लूसिव राइट है नहीं, अब तो आपके पास मोनोपोली नहीं है। तो ये था 1833 में। तो जैसे सेंट्रलाइजेशन में 3 पॉइंट हो सकते हैं, फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव। फिनेंशियल में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पावर किसके पास चली जाएगी, गवर्नर जनरल के पास में, गवर्नर जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जैसे बीएमसी है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी लेजिस्लेटिव पावर उनके पास रहेगी नहीं, यूनिट्स के पास में, यानी बॉम्बे, मद्रास के पास में। तो यही तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे डिविजन्स नहीं होते, डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। जैसे अभी इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब सेंटर पे गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। यहां पे वो खत्म हो गया कि यूनिट्स है, उनके पास कोई पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है और फाइनेंशियल पावर नहीं है। किसके पास चली जाती है, गवर्नर जनरल के पास। अब एक चीज है सिविल सर्विसेज, तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं 1833 में और 1853 में। तो 1853 में क्या होता है, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को अलाउ तो करते हैं, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मना कर देते हैं, तो इफेक्ट में नहीं आता है। लेकिन 1853 में जब कंपनी की कंप्लीट मोनोपोली एंड हो चुकी है, उसके बाद में ओपन कंपटीशन अलाउ कर दिया उसका सिविल सर्वेंट के लिए। ठीक है, और 1854 में कमेटी बनती है, इंडियन सिविल सर्विसेज कमेटी। तो 1833 और 1853 का याद रखो, 1833 में स्टार्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया इंप्लीमेंट, तो 1853 में आया। ओपन कंपटीशन, इंडिया के कोई भी व्यक्ति है, कोई भी एस्पिरेंट है, जैसे आज के एस्पिरेंट है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो 1833 एक्ट को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। क्या है कि 1833 के एक्ट में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके कॉमर्शियल बॉडी को बंद कर दिया गया। अब 1833 के एक्ट को क्विकली रिवाइज कर देते हैं। कॉमर्शियल बॉडी एंड हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जीजीआई बोलने लग गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं रहती, और लास्ट में सिविल सर्विसेज में अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता। तो 3-4 चीजें हैं। अब आते हैं अपन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो बार बार में 20 साल का एक्सटेंशन मिल रहा था, 1773 से 1793, 1813, 33 और 53 तक। अब वो खत्म हो गया। अब वो टेम्परेरी है कि आप ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे जो पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और कभी भी आपको खत्म किया जा सकता है। यही तो शुरुआत है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी रूल के खत्म होने की। ठीक है,
तो टेम्परेरी एक्सटेंशन दिया गया, टेम्परेरी एक्सटेंशन दिया गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि 1833 में हमने कहा था कि पीक था सेंट्रलाइजेशन का, यानी अब पीक से नीचे आएंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो मैंने बताया था 1773 में पहली बार जब टेरिटरी रिकॉग्नाइज की गई तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो वहां बन गए थे, लेजिस्लेचर मैंने बताया था कि 1853 में आएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर, तो यहां पे जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जैसे आज पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट को आज बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी उसको क्या बोलते थे? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILC। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंटर मतलब यूनियन की है। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर होंगे? 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। अब यहां पे स्टार्ट किया उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब लोकल का मतलब ये नहीं लोगों का, लोकल का मतलब है यूनिट्स का। जो फेडरल की यूनिट है ना, बॉम्बे, मद्रास, प्रोविंस, तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलना ज्यादा सही रहेगा लोकल की बजाय। तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन यहां से स्टार्ट होता है। यानी जो 6 मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसमें से 4 मेंबर बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, ये नॉमिनेट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लोकल बोलना उतना ठीक नहीं है, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और सिविल सर्विसेज का मैंने बता दिया। तो 1853 में टेम्परेरी एक्सटेंड किया गया, 20 साल जो हर बार करते थे वो नहीं करा गया। पहली बार SOP आता है, लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन होता है और प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, और सिविल सर्विसेज का हमने देख लिया। तो ये हमने कंपनी रूल डिस्कस किया डिटेल में एक एक करके। अब हम इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि इसको एक एक पॉइंट अगर याद करना हो या लास्ट क्विकली रिवाइज करना हो, क्विकली समराइज करना हो तो कैसे करें, तो देखते हैं। चलो, तो ये डायग्राम है, बड़ी मेहनत से तैयार की है ना। तो देखो ये टाइमलाइन है। तो सब 1773 में क्या चीजें याद रखनी है? 4 चीजें याद रखनी है। पहला, EIC एज ए टेरिटोरियल पावर। ठीक है, और जब टेरिटोरियल पावर बन गई तो फिर एग्जीक्यूटिव बनेगी। एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB +4। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी। फिर आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB, कौन था? हेस्टिंग। और लास्ट में था कि COD को रिपोर्ट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन RCM, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री। ठीक है, अब जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पे, 1784 पे। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है कि कंपनी के फंक्शंस को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, कॉमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन किसके अंदर आएंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और कॉमर्शियल फंक्शन किसके अंदर आएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या होता है? गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल में के अगेंस्ट में वीटो पावर दे दी जाती है। ठीक है, और एक चीज ये और होती है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, उसके सैलरी इंडिया की रेवेन्यू से जाएगी। तो 1793 हो गया। फिर आता है 1813 और 1833 का एक्ट। 1813 में क्या होता है कि ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है, एक्सेप्ट टी और ट्रेड विद चाइना। और 1833 के एक्ट में कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली। और यहां पे क्या बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पेंटिक। लास्ट में आता है 1853 का एक्ट, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी लेजिस्लेचर आता है। ठीक है, और ओपन कंपटीशन ऑन सिविल सर्विसेज। तो ये जर्नी देखिए अपन ने 1773 से 1853 तक, यानी क्राउन कंपनी रूल। तो कंपनी रूल को मैंने एक बार आपको डिटेल में बताया है, एक बार उसको ब्रीफली। तो अब तो ये हो ही गया होगा कि लगभग 90% याद हो गया होगा, यही मेरी कोशिश थी। और अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल। 1857 के बाद में क्राउन रूल आता है। 1858 से स्टार्ट करेंगे, 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892, फिर 1909, 1919, 1935 और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो तब तक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। और मैं इसकी PDF हूबहू जो आज प्रेजेंटेशन में यूज़ की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल द कंसेप्टिफाई में डाल दूंगा। Thank you very much for watching my video. Hope to see you in next video. Thank you.